हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआरपीसी के 11वें पार्ट को कवर करेंगे और इसके पहले जो है हमने 10 पार्ट में कुल 500 एमसीक्यूज को हम आपके समक्ष पेश किए हैं और यहाँ से अभी तक हम अध्याय 28 जो कि धारा 371 तक जो है विस्तृत है, वहाँ तक के हमने प्रोविजन को पूरी तरह से हल कर लिया है। वह एमसीक्यूज के रूप में भले हैं सारे वीडियो, सारे प्रश्न, लेकिन उसके माध्यम से हमने ये कोशिश किया है कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके दिमाग में न रह जाए, न कोई महत्वपूर्ण धारा छूटे, न कोई महत्वपूर्ण प्रोविजन छूटे जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इस सभी जो सीरीज का क्रम है, अगर आप उसमें ध्यान से एक-एक वीडियो को अगर देखेंगे तो कंप्लीटली जो सीआरपीसी है वह आपको प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरा कवर हो जाएगा और इसमें आप अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जो भी आपकी परीक्षा दें, चाहे एपीओ दें, पीसीएस दें, उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर हम 11वें पार्ट के अंतर्गत जो है हम आगे के जो प्रोविजन है जो अपील से संबंधित है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद एक पार्ट और आएगा और कुल 12 पार्ट में हम सीआरपीसी को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और आपको कुल 600 प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। बाद में इसमें हम मास्टर वीडियो के माध्यम से भी आपको एक कंप्लीट जो कलेक्शन है एक स्थान पर प्रोवाइड करेंगे। तो इसके पहले हमारे चैनल विधिकारी पर आपको जो पीसीएसजे और एपीओ की सिलेबस हैं उनसे संबंधित जो वीडियो हैं वो आपको एमसीक्यूज के रूप में मिल जाएंगे। वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या अन्य जो भी राज्य हैं हिंदी भाषी, वहाँ के लिए जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, वो चाहे मेजर एक्ट हो, माइनर एक्ट हो, लोकल एक्ट हो, सबके जो है वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इन सारे जो वीडियो हैं उनके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न है, अपील संबंधित प्रावधान यह सीआरपीसी के किस अध्याय में दिया गया है? तो धाराएं तो अमूमन आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन अध्याय की बात यहाँ पर पूछा गया है कि अपील से संबंधित जो प्रावधान है किस अध्याय में दिया गया है। तो यह अध्याय 29 के अंतर्गत दिया गया है। अगर धारा पूछी जाए तो धारा 372 से लेकर के 394 तक में अपील से संबंधित जो प्रावधान है वह दिए गए हैं। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की कौन सी धारा यह कहती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कोई अपील नहीं हो सकती या कोई अपील का न होना। तो यह प्रावधान 372 के अंतर्गत दिया गया है। इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इस धारा के अंतर्गत उसका जो है स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया, अर्थात जब तक कि अन्यथा उपबंधित नहीं है तब तक कोई अपील नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 372 के परंतुक के अनुसार पीड़ित को न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। तो 372 के अंतर्गत जो परंतुक दिया गया है, तो इसमें यह बताया गया है कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से जिसमें अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है या न्यूनतर अपराध के लिए दोषित किया गया है या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित किया गया है, तो उसके विरुद्ध जो है अपील दाखिल करने का अधिकार होगा। तो और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जहां पर सामान्य रूप से अपील होती है। अब हम विकल्प पे आते हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीड़ित को न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। तो दोषमुक्त किया जाता है तो वहां पर जो है अपील की जा सकती है। न्यूनतम अपराध के लिए दंडित किया जाता है तो वहां भी जो है यह अपील की जा सकती है। इसके अलावा अपर्याप्त प्रतिकर का दंड दिया जाता है तो भी अपील की जा सकती है, लेकिन अपर्याप्त दंडादेश पारित करने के संदर्भ में यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है कि अपर्याप्त दंड अगर दिया गया तो उसके विरुद्ध जो है अपील नहीं हो सकती है। तो यही जो है यहाँ पर प्रावधान नहीं है 372 परंतु में। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीली शक्तियों का प्रयोग करता है? तो सत्र न्यायाधीश की जो अपील की शक्तियां हैं वह उसके बारे में प्रावधान धारा 373 के अंतर्गत दिया गया है। तो 373 के अंतर्गत कब? जबकि परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की जाती है या प्रतिभूत की मांग की जाती है, तो ऐसे मांग से या ऐसे आदेश से अपील जो है वह सेशन कोर्ट के समक्ष की जाती है और धारा 373 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले आदेश के विरुद्ध वह व्यक्ति वह क्या कर सकता है? तो धारा 373 सीआरपीसी के अंतर्गत सेशन न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। पहला विकल्प सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोष सिद्धि से अपील, तो दोष सिद्धि से अपील, इसके बारे में प्रावधान धारा 374 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके बाद जो है छोटे मामलों में अपील न होना, इसके बारे में प्रावधान धारा 376 के अंतर्गत दिया गया है, यह भी सुमेलित है। दोष मुक्ति के मामलों में अपील, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 378 के अंतर्गत दिया गया है। दोष मुक्ति से अपील, यह भी सुमेलित है। दोषी के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में अपील न होना, तो अगर दोषी व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो वहां पर जो है अपील नहीं हो सकती। इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 373 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि धारा 375 के अंतर्गत दिया गया है। तो चौथा ही सुमेलित नहीं है। बाकी 373 में आपने देखा कि परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग का आदेश दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध जो है अपील कहाँ की जाती है? कोर्ट ऑफ सेशन में की जाती है। नेक्स्ट है, सत्र न्यायालय दोष सिद्धि के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत करता है? तो दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील की बात की जा रही है। और सत्र न्यायालय के समक्ष अपील आपने 373 के अंतर्गत भी देखा था, लेकिन वहां पर आदेश दिया जाता है। कौन सा आदेश? तो प्रतिभूत की मांग की जाती है उस आदेश के द्वारा कि ऐसा व्यक्ति जो है वह परिशांति बनाए रखेगा या सदाचार करेगा। लेकिन जब सत्र न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष सिद्धि से अपील की गई है, दोष सिद्धि प्रदान की गई है और उस दोष सिद्धि से अपील जो है सेशन कोर्ट को की जा रही है, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 374 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, जबकि आईपीसी की धारा 376 घ जो कि गैंग रेप के बारे में दंड का प्रावधान करता है के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 374 के अंतर्गत अपील दाखिल की गई है, तो अपील का निपटारा कितने समय के भीतर कर दिया जाएगा? तो यहाँ पर अभी यह जो प्रावधान है 2018 में इसको जोड़ा गया है और इस प्रावधान के तहत यहाँ पर यह धारा 374 के अंतर्गत चौथा खंड जोड़ा गया और चौथा खंड जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि धारा 376 से लेकर के 376 ई तक अगर कोई अपराध किया जाता है और उस अपराध में किसी न्यायालय के द्वारा दंडादेश पारित किया गया, तो ऐसे दंडादेश की अगर अपील की गई तो उस अपील का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाएगा। तो अपील दाखिल किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर उस जो है अपील का निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? तो अगर फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष मुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर अपील जो है वह सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय में होगी। नेक्स्ट है, जहां सत्र न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्ध किया है, तो अगर सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को उसके अपराध के स्वीकार कर लेने पर उसको दोष सिद्ध किया है, तो उसकी जो अपील है वह उसके बारे में क्या प्रावधान है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 375 का जो दूसरा खंड है अर्थात खंड ख, इसी के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि अगर दोष सिद्धि किसी अभियुक्त के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के कारण सेशन कोर्ट के द्वारा महानगर मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई है, तो अपील जो है केवल दंड के परिणाम या वैधता के बारे में ही हो सकती है, अन्यथा उसकी अपील नहीं हो सकती। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है यही सही है, लेकिन यह ध्यान रहे कि दोषी जो है अपना जब अपराध है उसको स्वीकार कर लिया है और उसके आधार पर दोष सिद्धि की गई है तब, और इसी आधार पर अगर हाई कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो यह दूसरा भी तथ्य इसमें ध्यान रखना है 375 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने के अभिवचन किया है और उसके अभिवचन के आधार पर उसको दोष सिद्ध किया गया है, वहां कोई अपील नहीं होगी। तो अगर इस रूप में देखेंगे तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि धारा 375 जो है यह स्पष्ट करता है, उसकी हेडिंग ही यही है कि कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो अपील नहीं होगी। कारण इसका यह है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना दोष स्वीकार करता है तो वहां पर वह अगर दोष सिद्ध किया गया तो उससे वह व्यथित या पीड़ित नहीं समझा जाता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण है। लेकिन अगर कथन में आपसे यह घुमाकर पूछ लेता कि जहां अभियुक्त व्यक्ति को जो है
मजिस्ट्रेट के द्वारा या सत्र न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, वहां वह उससे कोई अपील नहीं कर सकता है, तो कथन उसका तुरंत गलत हो जाता। तो यहाँ पर हमसे कोर्ट का नाम नहीं पूछा गया है, इसलिए कथन सही है। अगर कोर्ट यहाँ पर दे दिया जाता, हालांकि हाई कोर्ट का अगर द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है अपराध स्वीकार करने पर, तो उसकी कोई अपील नहीं होती है। लेकिन सेशन कोर्ट, महानगर मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर दोष सिद्ध किया जाता है, तो अपील जो है केवल दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में हो सकती है, अन्यथा नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी? तो पहला है कि जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा केवल 100 रुपए से अनधिक रुपए का दंडादेश पारित किया जाता है। अर्थात जो है, अगर फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है, केवल 100 रुपए तक के दंड देता है, तो इसकी अपील नहीं होगी। दूसरा है कि सेशन कोर्ट के द्वारा केवल 3 माह तक की अवधि के कारावास, अर्थात सत्र न्यायालय जो है केवल 3 मास तक का कारावास या 200 रुपए तक का जुर्माना, इसका दंड देता है, तो उसकी भी कोई अपील नहीं होती। हाई कोर्ट को देखते हैं, तो अगर हाई कोर्ट जो है 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना, इसका दंड देता है, तो उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर यह जो तीनों मामले हैं, इनकी तीनों ही मामलों में अपील नहीं होगी। इसलिए नहीं अपील होगी कि यह बहुत छोटा मामला समझा जाएगा, और 376 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो छोटे मामले हैं उनमें अपील नहीं होगी। अब छोटे मामले कौन कौन से हैं, तो इसको जो है कोर्ट के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। जैसे हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई दंड दिया गया 6 महीने का, तो वह छोटा मामला समझा जाएगा। इसी तरह से सेशन कोर्ट 3 महीने तक का कारावास देता है, तो उसको भी छोटा मामला समझा जाएगा, उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो 376 के अंतर्गत जैसा कि आपने देखा है कि अगर दंड जो है हाई कोर्ट के द्वारा केवल 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाता है, तो उसको छोटा मामला समझा जाएगा, उसकी कोई अपील नहीं होगी। सेशन कोर्ट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा केवल 3 महीने तक का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाता है, तो वह भी छोटा मामला समझा जाएगा इस कोर्ट के पर्पज से, और यहाँ पर कोई अपील नहीं होगी। फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है, वह केवल 100 रुपए तक का जो है जुर्माने की सजा देता है, तो उसकी भी अपील नहीं होगी। और संक्षिप्त विचारण में जो है केवल 200 रुपए तक का जो है कारावास जुर्माने की जो सजा दी जाती है, वह भी छोटा मामला समझा जाएगा, उसकी कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट है, दोष सिद्ध व्यक्ति के द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न में से कितने जुर्माने का दंड दिया जाता है देता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में इस नाम का जिक्र जो है धारा 376 के अंतर्गत नहीं किया गया है, लेकिन जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट माना जाता है, और फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा अगर 100 रुपए तक का जुर्माने की सजा दी जाती है, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध के किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध कहां पर अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकती है। तो राज्य सरकार के द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील के बारे में निर्देश से संबंधित प्रावधान धारा 377 के अंतर्गत दिया गया है। जैसा कि आपने 375-76 को देखा, वहां पर अपील नहीं होती। 75 में जबकि व्यक्ति अपना अपराध खुद स्वीकार कर लिया और स्वीकृति के आधार पर दोषी करार दिया गया, 376 में छोटे मामले आते हैं। 377 में जो है राज्य सरकार दंड के विरुद्ध अपील के बारे में निर्देश देती है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है कि उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय के द्वारा अगर कोई दोष सिद्ध की गई है, तो ऐसी स्थिति में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध अपील करने के लिए आदेश दे सकेगा। तो अगर जो है मामला सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया है, तो वह सेशन कोर्ट में जो है अपील करने के लिए निर्देश दे सकता है। अन्य न्यायालय के द्वारा अगर दंड दिया गया है, तो वहां पर उच्च न्यायालय में निर्देश दे सकता है। तो इनमें से किसी में भी वह जो है अपील के लिए निर्देश दे सकता है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि जो दोष सिद्धि का आदेश है वह किसके द्वारा दिया गया है। तो अगर वह मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया है तो वह सेशन कोर्ट में, और अन्य न्यायालय के द्वारा किया गया है तो हाई कोर्ट में वह जो है निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है, किस अपराध में? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन कोर्ट में जो अपील की जाएगी
तो वह ऐसा मामला होगा जो कि संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा। अगर दोषमुक्ति का आदेश है और ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है, तो वह अपराध जो है संज्ञेय होना चाहिए और अजमानती होना चाहिए। 378 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दोषमुक्ति की दशा में अपील के संबंध में प्रावधान संहिता की किस धारा में दिया गया है? धारा 378 में दिया गया है। ये बहुत बार पूछी गई है और ये तो दोषमुक्ति का हो गया और इसी प्रकार से 374 आपसे बार बार पूछा जाता है। तो दोषमुक्ति से दोष सिद्धि से इसमें होता है, दोष सिद्धि, और 78 में दोषमुक्ति है। नेक्स्ट है यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसको दोष सिद्ध किया है तथा उसे कौन सी अवधि के कारावास का दंड दिया है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वह कब कर सकता है, इसके बारे में प्रावधान 379 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की दोषमुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया और उसको दोष सिद्ध करके मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया या 10 वर्ष तक का कारावास दिया, तो ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त व्यक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो यहाँ पर मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक या उससे अधिक का कारावास की सजा देता है, तो वहां पर वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किस धारा के तहत की जाती है, तो धारा 379 के तहत। नेक्स्ट है अ एवं ब, इनका एक साथ विचारण किया जाता है, जिसमें अ को जो सजा दी जाती है वह अपील के योग्य नहीं है, लेकिन जो ब की सजा है वह अपील के योग्य है, अर्थात उसकी अपील की जा सकती है। तो यहां पर जो है क्या अ अपनी सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है, तो वह बिल्कुल अपनी जो सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 380 के अंतर्गत मिलता है और इसमें यह बताया गया है कि इस अध्याय में किसी बात की होते हुए जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलीय निर्णय का आदेश दिया जाता है, तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील करने का अधिकार होगा। 4 लोगों की सजा एक साथ विचारण हुआ, उनका एक साथ सजा सुनाई गई। एक व्यक्ति की जो सजा है वह अपील योग्य है, बाकी की जो सजा है वह अपील योग्य नहीं है, लेकिन इनका विचारण जो है वह संयुक्त रूप से किया गया है। तो इस पूरे ही जितने सदस्य हैं इसमें सब का जो मामला है वह अपील योग्य समझा जाएगा। सभी लोग अपने अपने निर्णय की अपील कर सकेंगे। नेक्स्ट है यदि अपीलार्थी जेल में हो तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को किसके माध्यम से समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा। तो अगर अपील जो अभियुक्त व्यक्ति है या जिसके दोष सिद्ध किया गया है वह जेल में है, तो ऐसी स्थिति में वह जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से वहां पर वह अपील कर सकता है। तो यहाँ पहला विकल्प सही है। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 383 में दिया गया है। नेक्स्ट है अपील का संक्षेपतः खारिज किए जाने के संबंध में जो प्रावधान है यह कहाँ किया गया है, तो 384 जो है अपील के संक्षेपतः खारिज किए जाने के संदर्भ में प्रावधान करता है। कब इस तरह का संक्षिप्त रूप से इसको खारिज कर दिया जाएगा, जबकि धारा 382 या 383 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का यह विचार है कि उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, तो वह क्या करेगा कि अपील की जो अर्जी है उसको खारिज कर देगा। नेक्स्ट है एक अपील न्यायालय को अपील का निस्तारण करते समय सीआरपीसी के अधीन निम्न में से कौन सा कार्य करने की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर अपील न्यायालय की जो शक्ति है वह पहली बात धारा 386 के अंतर्गत दी गई है। अब इसकी जो शक्तियां हैं वहां पर दोषमुक्ति का अगर आदेश है तो वहां पर कुछ अलग शक्तियां हैं, दोष सिद्धि का आदेश है तो वहां पर कुछ अलग शक्तियां हैं। तो अब जो है किस प्रकार के आदेश से अपील जो है यहाँ पर की गई है, तो यह जो है अपील का जब निस्तारण करते समय वह दंड में वृद्धि नहीं कर सकता जब तक कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध के लिए कारण दर्शित करने का अवसर न दे दिया जाए। यह कथन बिल्कुल सही है। अगर वह दंड में वृद्धि करता है तो वहां पर जो अभियुक्त है
उसको वहां पर कारण बताना होगा कि इस कारण से तुम्हारे दंड में वृद्धि की जा रही है। उससे अधिक दंड नहीं दे सकता जो अपीलाधीन आदेश पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था। तो यह भी सही है कि जो उस अपराध के लिए विचारण के दौरान जिस न्यायालय के द्वारा वह विचारण किया गया था उससे अधिक जो है वह दंड नहीं दे सकता है। इसके बाद आता है तीसरा खंड कि जब अभियुक्त ने दंड की अधिकता के विरुद्ध अपील की है तो उसे और नहीं बढ़ाया जा सकता, उसे ज्यों का त्यों रख सकता है। तो यह गलत है क्योंकि वह क्या कर सकता है, अपील को जो है निस्तारण करते समय वहां पर दंड में वृद्धि कर सकता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, उसमें कमी कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, ये सारे कार्य जो है वह कर सकता है। नेक्स्ट है दोष सिद्धि के बाद धारा 389 खंड 3 सीआरपीसी के अंतर्गत विचारण न्यायालय अभियुक्त को कब जमानत पर छोड़ सकता है। तो धारा 389 के खंड 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब अभियुक्त जमानत पर हो और वहां पर 3 वर्ष से अनधिक अर्थात 3 वर्ष से अधिक के लिए कारावास से उसको दंड न दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जो है वहां पर जमानत पर छोड़ा जा सकता है। धारा 389 खंड 3 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है अपीलों का उपशमन किस धारा के तहत किया जाता है या इसके बारे में प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो अपील के उपशमन के बारे में जो प्रावधान है वह जो है धारा 394 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि धारा 377 या 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का जो है जो अपीला अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से अपशमन हो जाएगा। तो 377 और 78 में क्या दिया गया है, 377 के अंतर्गत जो है वह सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा दंड के विरुद्ध अपील, और 78 में दोष मुक्ति की दशा में अपील। तो यह बताया गया है कि 377 और 378 इसमें जो है अपील का उपशमन तब हो जाएगा, उपशमन से तात्पर्य जो है अपील जो है समाप्त हो जाएगी जबकि अपील का अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है 377 और 78 में। और अन्य मामलों में जब अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर इसका उपशमन अपीलों का उपशमन हो जाता है। तो 394 में प्रावधान है। तो वही बात जो हमने बताई कि अपीलों के उपशमन के बारे में यह पहला खंड यह है कि 377 या 78 के अधीन प्रत्येक अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। और जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय प्रत्येक अन्य अपील का जो उपशमन है वह अपीलार्थी की मृत्यु पर हो जाता है। परंतु आगे एक परंतु है कि जहां अपील दोष सिद्धि और मृत्यु दंड या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहां पर उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर अपील को जारी रखने की इजाजत के लिए न्यायालय में वहां पर आवेदन दे सकता है, और यदि ऐसी इजाजत दी जाती है तो अपील का उपशमन नहीं होगा। तो आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि इसको अगर किसी प्रश्न में डाल दिया गया तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी अगर यह एग्जैक्ट नहीं याद रहा। ऊपर के दोनों खंड याद रहेंगे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यदि किसी दांडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन करना चाहिए। तो उनको जो है 30 दिन के भीतर आवेदन करना चाहिए कि वहां पर जो है न्यायालय इजाजत दे कि वह अपील को जारी रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है सीआरपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत एक सेशन न्यायालय किसी अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम की विधिमान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय को निर्देश कर सकता है जिसका अवधारण मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है। अब निर्देश के बारे में प्रावधान जो है धारा 395 के अंतर्गत दिया गया है। तो निर्देश से तात्पर्य ही यह है कि जो सेशन कोर्ट है और वह मामले का निस्तारण कर रहा है, उसकी राय में उस मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध जो है उसकी वैधता का जो प्रश्न वहां पर है, तो ऐसी स्थिति में वह हाई कोर्ट को निर्देश कर देगा कि हाई कोर्ट जो है वहां पर उसका मार्गदर्शन करे। तो निर्देश जो है हमेशा किसको होगा, उच्च न्यायालय को होगा 395 के अंतर्गत। अध्याय इसका जो है निर्देश और पुनर्विलोकन का अध्याय जो है 30 है। इसमें निर्देश और पुनर्विलोकन दोनों के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट है जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के
समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को परीक्षण करने के लिए अपने समक्ष जब उसको मंगाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पुनरीक्षण कहा जाता है। अर्थात अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके आदेशों को वह निरीक्षण करता है, इसे ही पुनरीक्षण कहा जाता है। 397 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग सीआरपीसी की किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 397 के तहत पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, सेशन कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है और अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा, यदि उसे सेशन न्यायाधीश के द्वारा मामले का अंतरण किया गया हो, तो इन सभी के द्वारा जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें आपसे धाराएं अलग अलग पूछता है कि हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्ति किस धारा के अंतर्गत बताई गई है? तो 401 के अंतर्गत बताई गई है। सेशन कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्ति कहाँ बताई गई है? तो 399 के अंतर्गत बताई गई है। और अपर सेशन न्यायाधीश इनकी शक्ति कहाँ पर बताई गई है? तो यह धारा 400 के अंतर्गत बताई गई है। तो इस प्रकार से यह तीनों जो अधिकारी हैं वह पुनरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपचार सीआरपीसी में प्रावधानित नहीं है? तो निर्देश के बारे में 395 में, पुनरीक्षण के बारे में 397 में और अपील के बारे में 372 में आपने प्रावधान देखा, लेकिन पुनर्विलोकन के बारे में यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि इसका प्रावधान जो है वह सीपीसी में या सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निर्देश के बारे में प्रावधान 395 में सुमेलित है। हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्ति धारा 401 के अंतर्गत ये भी सुमेलित है। अपीलों का उपशमन, तो अपील का उपशमन जो है किस धारा के तहत होता है? यह जो है धारा 393 में नहीं है, बल्कि धारा 394 के अंतर्गत, यही तीसरा सुमेलित नहीं है। और 393 के अंतर्गत जो है अपील पर आदेश और निर्णयों का अंतिम होना, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। दोष सिद्धि से अपील 374 में और दोष मुक्ति से अपील जो है 378 में दी गई है। कि दोनों को एक साथ अगर याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। है सीआरपीसी के अंतर्गत कौन सही सुमेलित है? तो पहला है कि प्रक्रिया जहां अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हैं, इसके बारे में प्रावधान धारा 392 के अंतर्गत दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है, तो यही सही सुमेलित है। इसके बाद है अपीलों पर निर्णय एवं आदेशों का अंतिम होना, तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह जो है धारा 394 में नहीं दिया गया है, बल्कि धारा 393 के अंतर्गत दिया गया है। तो दूसरा में यह होगा। उच्च न्यायालय को निर्देश, इसके बारे में प्रावधान 395 के अंतर्गत दिया गया है। दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी, तो दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी के संदर्भ में प्रावधान 390 के अंतर्गत दिया गया है, 391 में नहीं। 391 के अंतर्गत अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या उसके लिए जाने के निर्देश दे सकता है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सही सुमेलित पहला ही है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की कौन सी धारा उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है? अब यह प्री में जो है बार बार पूछा जाता है कि हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्ति किस धारा में दी गई है? धारा 401 के अंतर्गत। और 399 के अंतर्गत किसकी है? कोर्ट ऑफ सेशन की है। इसके साथ साथ आपको 395 को देखना है। 395 के अंतर्गत निर्देश के बारे में प्रावधान है और 396 के अंतर्गत यहाँ पर उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। चूंकि जब मामला जो है निर्देशित किया जाता है हाई कोर्ट को 395 के तहत, तो जब जिस प्रकार से 300 यह जो है निर्देश देगा उसी प्रकार से इसका निपटारा किया जाएगा मामले का। नेक्स्ट है सीआरपीसी के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए यहाँ पर कौन सा कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उच्च न्यायालय जो है अपनी पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए अभियुक्त का उन्मोचन नहीं कर सकता, यह गलत है। अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं कर सकता, यह भी गलत है। अभियुक्त को जमानत नहीं दे सकता, यह भी गलत है। दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता, यही जो कथन है वह बिल्कुल सही है। जब उच्च न्यायालय धारा 401 के अधीन अपनी पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर वह दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्ध के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता। 401 का तीसरा खंड जो है इसके बारे में प्रावधान करता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है इसमें धारा 406, इसमें मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति दी गई है। 407 में हाई कोर्ट की शक्ति दी गई है। 408 में सेशन कोर्ट की शक्ति दी गई है। 410 के अंतर्गत सेशन न्यायाधीशों को द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लिया जाना, तो इसके बारे में प्रावधान जो है यहाँ पर 410 में नहीं दिया गया है, बल्कि यह 409 के अंतर्गत दिया गया है। और 410 में जो है मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा मामलों का वापस लिए जाना। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो चौथा विकल्प है। नेक्स्ट है सीआरपीसी में मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग किसके आवेदन पर किया जा सकता है। तो इसके बारे में प्रावधान जो है उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वह बताई गई है धारा 406 के अंतर्गत। 406 के अंतर्गत अब उच्चतम न्यायालय एक मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को किसके आवेदन पर अंतरित करेगा। तो यह जो है भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार, तो न्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार इनकी आवेदन पर ही यह जो है मामले को अंतरित करेगा। लेकिन इसी के तीसरा खंड जब देखेंगे, इसमें यह बताया गया है कि अगर ऐसा आवेदन जो कि ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को तुच्छ था या तंग करने वाला था, तो वहां पर 1000 रुपए तक का जुर्माना जो है वहां पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि कोई अभियुक्त जिसका विचारण नागपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है वह अपना मामला पटना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित करना चाहता है, तब उसे आवेदन किसको देना होगा। अब देखिए कि एक हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का नागपुर हाई कोर्ट, दूसरा है बिहार का पटना हाई कोर्ट, तो दोनों के अधीनस्थ न्यायालय हैं और यहाँ पर मामला जो है एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय को ट्रांसफर किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो आवेदन है वह किसको दिया जाएगा, तो यह जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा आवेदन दिया जाएगा। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 406 के पहले खंड के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब कोई मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय को उसको ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से या नागपुर हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से पटना हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय को मामला ट्रांसफर होना है, तो उच्चतम न्यायालय में इसको आवेदन दिया जाएगा। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 407 संबंधित है। तो धारा 407 जो है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की हाई कोर्ट की शक्ति इसके बारे में दी गई है। उच्च न्यायालय की आपने देखा 406 के अंतर्गत दी गई है। और इसी के साथ साथ अगर आप सत्र न्यायालय को भी देख लें तो सत्र न्यायालय की जो शक्ति है वह जो है धारा 408 के अंतर्गत दी गई है। तो उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों को अंतरित किए जाने के आवेदन पर यदि न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो आवेदक को आदेश दे सकेगा कि वह 1000 रुपए से अनधिक इतनी धनराशि प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया है। सीआरपीसी की किस धारा में वादों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन कोर्ट की शक्ति दी गई है, तो यह शक्ति जो है धारा 408 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है जब अपील या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है, तब उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके किसके द्वारा दंडादेश को क्रियान्वित कराया जाएगा। तो अगर कोई मृत्युदंड का आदेश अपील या पुनरीक्षण में हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, तब हाई कोर्ट का आदेश प्राप्त होने पर उस वारंट का जो निष्पादन है वह जो है सेशन कोर्ट के द्वारा कराया जाता है। इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 414 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है मृत्युदंड के निष्पादन को मुलतवी करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 415 के अंतर्गत दिया गया है और यह शक्ति जो है हाई कोर्ट को है। हाई कोर्ट को इसलिए है कि मान लीजिए कोई मृत्युदंड हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया और उसकी अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हाई कोर्ट जो है उसका निष्पादन नहीं करेगा मृत्युदंड का, बल्कि उसको रोके रहेगा जब तक कि वहां पर जो
दोषी व्यक्ति है वह अपनी अपील नहीं कर लेता। अगर अपील की जो परिसीमा है उसके अधीन वह जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपील नहीं करता है, उसके बाद जो है हाई कोर्ट वहाँ पर मृत्युदंड का निष्पादन देगा। नेक्स्ट है, यदि कोई स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया गया है गर्भवती पाई जाती है, तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार किसके पास है? यह धारा आपसे पूछी जाती है बार-बार। यह धारा 416 है और यहाँ पर हाई कोर्ट को जो है यह शक्ति है कि गर्भवती स्त्री को जो मृत्युदंड दिया गया है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए या बदल सकता है। नेक्स्ट है, न्यायालय किस प्रकार से जुर्माना की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकता है? तो जो है जुर्माने की वसूली के लिए यहाँ पर जो कार्यवाही है यह 421 के अधीन की जाती है। तो जुर्माने की वसूली किस प्रकार से की जा सकती है? तो इसके अधीन जो है अगर अपराधी की जंगम संपत्ति की कुर्की की जा सकती है, उसका विक्रय किया जा सकता है। इसी के साथ-साथ व्यतिक्रमी की जंगम या अस्थावर संपत्ति या दोनों से भू राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्गृहित करने के लिए या उससे वसूली करने के लिए जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करके उसको वारंट जारी किया जा सकता है कि वह जो है जो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वो जो है यहाँ पर जुर्माना वसूली होनी है, उसकी चल या अचल या दोनों प्रकार की जो संपत्ति है, उस वहाँ से उसको वसूली की जाए। तो इस प्रकार से उपरोक्त दोनों प्रकार की जो संपत्तियाँ हैं, उनसे वसूली की जा सकती है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी में किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट जारी किया जा सकता है। तो दंडादेश के निष्पादन के लिए वारंट जो है किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? 425 सीआरपीसी इसके बारे में प्रावधान करता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि या तो उस न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसने वह दंड दिया था या उसके पद उत्तरवर्ती के द्वारा जो है ऐसा दंडादेश पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, धारा 428 के अंतर्गत दोषसिद्धि के द्वारा बताई गई निरोधावधि यह मुजरा नहीं हो सकती है। तो 428 को अंतर्गत जब देखेंगे तो इसमें मुजरा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो मुजरा जो है क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान 1 वर्ष तक वह जो है जेल में रहा है और उसका जो सजा है वह 7 वर्ष फाइनल जो है विचारण करने के बाद 7 वर्ष की उसको कारावास दिया जाता है। तो जब 7 वर्ष का कारावास उसको दिया गया तो ऐसी स्थिति में जो अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान 1 साल पहले से ही जेल में रह चुका है, तो यहाँ पर से 1 साल उसमें माइनस कर दिया जाएगा और अब उसको कुल 6 साल तक जेल में रहना होगा। इसे ही मुजरा कहा जाता है। 428 के अंतर्गत यहाँ पर दंडादेश के मुजरा के बारे में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि दोष सिद्धि के द्वारा निरोधावधि मुजरा नहीं हो सकती। तो कौन-कौन सी अवधि है? अर्थात कौन सी प्रक्रिया है जब वह जेल में रहा? तो अन्वेषण, जांच और विचारण 3 प्रक्रम पे अगर वह जेल में रहा है तभी उसकी जो है जो निरोध अवधि है वो मुजरा होगी। अन्य प्रकरण में जो है उसकी जो कारागार में उसने बिताया है या निरुद्ध रहा है वह मुजरा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 428 सीआरपीसी के अंतर्गत भोगी गई निरोध की किस अवधि को उस मामले में कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा? तो जब जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम में अगर कोई अवधि जो है भोगी गई है तो उसको मुजरा नहीं किया जाता है, बल्कि अन्वेषण, विचारण या जांच के दौरान अगर कोई व्यक्ति निरुद्ध रहा है, वह जेल में बंद रहा है, तो जितने समय तक वह जेल में बंद रहता है वही अवधि जो है उसके दंडादेश में से मुजरा की जाती है, अन्य अवधि नहीं। जुर्माने के मामले में नहीं, सदृश किसी दूसरे मामले में रहा है तो उसमें भी नहीं। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि जब दंडादेश पूर्णतया निष्पादित किया जा चुका है तब उसका निष्पादन करने वाला अधिकारी वारंट को हस्ताक्षर सहित उस मामले को वापस लौटा देगा जिसने उसको जारी किया था। तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 430 के अंतर्गत दिया गया है कि जब दंडादेश पूरी तरह से निष्पादित कर दिया गया है तो उस निष्पादन के आदेश को जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को या अधिकारी को वह जो है वापस कर दिया जाएगा निष्पादन करने के बाद। नेक्स्ट है, अ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया और 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। उसी मजिस्ट्रेट से अपनी सजा निलंबित करने हेतु आवेदन के द्वारा निवेदन करता है। तो उस मजिस्ट्रेट को कौन सी कार्यवाही अपनानी चाहिए? तो यहाँ पर दंडादेश के निलंबन के बारे में प्रावधान कर रहा है। तो दंडादेश की निलंबन की जो शक्ति है
वह किसके पास है। 432 इसके बारे में महत्वपूर्ण है, जहां पर निलंबन या परिहार के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, अर्थात पावर टू सस्पेंड आर रेमिट द सेंटेंसेज। तो इसके अंतर्गत जो यह पावर है वह उस मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, बल्कि वह जो है समुचित सरकार के पास है। तो यहाँ पर 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मजिस्ट्रेट ने दिया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, और उसको निलंबित करने के लिए जो अभियुक्त व्यक्ति है उसी मजिस्ट्रेट को है वहां पर भेज रहा है, आवेदन दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या करेगा मजिस्ट्रेट। तो हम विकल्प को देखते हैं कि अधिकारिता का अभाव होने से आवेदन का निरस्तीकरण हो जाएगा। तो यही कथन सही है, क्योंकि उसके पास कोई अधिकारिता नहीं है और ऐसा आवेदन जो है वह निरस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है सीआरपीसी में दंडादेशों को स्थगित करने या माफ करने, अर्थात निलंबित करने या परिहार करने की शक्ति जो है वह किसके पास है। तो समुचित सरकार के पास है। कहाँ प्रावधान है 432 के अंतर्गत। और अगर यहीं पर लघुकरण की बात की जाती तो वह जो है धारा 433 के अंतर्गत ऐसी पावर है, और दोनों ही प्रकार की जो शक्तियां हैं वो समुचित सरकार के पास होती हैं। नेक्स्ट है सीआरपीसी के किस धारा के तहत समुचित सरकार एक अभियुक्त की मृत्यु दंड की सजा किसी अन्य सजा के रूप में लघुकरण कर सकता है। तो लघुकरण की शक्ति जो है यह बताई गई है धारा 433 के अंतर्गत। अब धारा 433 के अंतर्गत जो लघुकरण की शक्ति बताई गई है, इसके अंतर्गत समुचित सरकार जो है लघुकरण करती है दंडादिष्ट व्यक्ति की, अर्थात जिस व्यक्ति को दंड दिया गया है उसकी सहमति के बिना ऐसा लघुकरण कर सकती है। अब लघुकरण जो है किस किस प्रकार से करेगी, यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए हैं सजाओं के। तो चारों में से देखते हैं हम। अगर मृत्यु दंड का दंड दिया गया है तो अन्य दंड के रूप में, अर्थात मात्र जुर्माने के रूप में भी उसका लघुकरण किया जा सकता है। आजीवन कारावास का दंड है तो वहां पर 14 वर्ष से अनधिक, अर्थात 14 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने के रूप में लघुकरण किया जा सकता है। कठोर कारावास का सजा दी गई है तो उसको सादा कारावास या जुर्माने में, सादा कारावास है तो केवल जुर्माने के रूप में उसका लघुकरण कर सकती है कौन, तो समुचित सरकार। नेक्स्ट है समुचित सरकार एक अभियुक्त की मृत्यु दंड की सजा का किसी अन्य सजा में लघुकरण कर सकती है। तो यह कथन सही है। और कैसे कर सकती है, तो अभियुक्त की सहमति के बिना, तो बिना अभियुक्त की सहमति के भी ऐसा लघुकरण किया जा सकता है धारा 433 के तहत। तो दोस्तों इस प्रकार से यह कुल हमने 550 प्रश्नों के एमसीक्यूज को जो है आपको प्रोवाइड कराया, और उम्मीद करते हैं कि यह सभी जो सीरीज है, सभी जो प्रश्न है, श्रृंखला है, यह आपके लिए बेहद कारगर होगी। आप चाहे पीसीएसजे, एपीओ या जेएस कोई भी एग्जाम दे रहे हों, अगर इस पूरी श्रृंखला को अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया है, देखा है, समझा है, निसंदेह रूप से आपको सीआरपीसी में एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आप प्रश्न को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे पूरी एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि प्री परीक्षा में एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप अधिक से अधिक बार अगर इस प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।